हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का जो आपका कंटिन्यू चल रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद अगर लाइक और शेयर करना हो तो आप लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेन देन में हुई विक्रय मूल्य, ध्यान से देखना, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना है? चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ सीपी मान लेना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एसपी मान लेना है। और यहाँ पर जो हानि हुई है उसको यहाँ पर कर लेना कि भैया हानि कितनी हो रही है, वो निकल आएगा। अब ये बताइए, कह रहा कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य का 1/5 है, यदि मान लें कि अगर विक्रय मूल्य आपका 5 रहा है तो 1 रुपए की हानि हो गई है। क्या हो गई है? 1 रुपए की हानि हो गई है, तभी तो विक्रय मूल्य का 1/5 है हानि। अब ये बताओ, अगर ये 1 रुपए की हानि हो रही है 5 रुपए में बेचने से, इसका मतलब है इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हमारा 6 रहा होगा, तभी तो 1 रुपए की हानि हुई है ना। अब ये बताइए कि हानि प्रतिशत बताना है तो आपको हानि ऊपर रखना होगा और सीपी नीचे रखना होगा, और परसेंटेज के लिए 100 करना होगा। जैसे इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 16 सही 6 मतलब 16.67% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद दूसरा हम बताते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। ऑप्शन मैंने मिटा दिए हैं क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं तो फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो तुक्का लगाएंगे। कह रहे 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें हैं, इनको एकल छूट या समतुल्य समतुल्य क्या होगी, एकल छूट बनाना है। ये बताओ, अगर 40% की छूट है तो 40% को आप फ्रैक्शन में बना लो, तो ये 0 से 0 गया, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 5 में 2 की छूट मतलब 3 में बेचा। अब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 की वस्तु को 4 में बेचा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 25 और यहाँ पर आ गया ये कितना? 12, यानी 12 की छूट है। किस पर है बताइए? किस पर है? जल्दी से बताइएगा। अब 12 की छूट है ना। 12 की छूट किस पर है? 25 पर है। आप एक काम करिए, इसको डायरेक्ट घटा लेते हैं तो हमको 100 से घटाना नहीं पड़ेगा फिर। अब ये बताओ, 12 कितना? 13 की छूट है ना, 13 की किससे? अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 13 की छूट है किससे? है 25 से है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। और 25 चौको 100 होता है और 13 चौको 52 होता है, तो 52% की डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसको देख भी सकते हैं, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल की बात करेंगे। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, जो कि बॉड मॉस से दिया गया है। अब हम बॉड मॉस का एक सवाल सॉल्व करते हैं। देखो, पहले आपको सबसे पहले बॉड मॉस क्या कहता है? बॉड मॉस कहता है BOD MAS। अब इसका मतलब जानते हो, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट, उसमें ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं, पहले रैखिक, फिर छोटा, फिर मंझिला, फिर बड़ा, ऐसे 4 ब्रैकेट होते हैं। तो रैखिक तो इसमें है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो ये वाला सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा यहाँ। अब इसके बाद ये बताओ, अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताओ 20 आ गया। अब 20 के बाद पहले भाग करेंगे क्या? पहले भाग होगा क्योंकि मल्टीप्लाई पहले डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20/3, और गुणे में तो 6 है ही है और प्लस में 3 है यहाँ पर, ध्यान से देखो, और माइनस में ये 7 है। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 ये है, और 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 माइनस का 7। अब यहाँ पर ये 43 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 43 में से 7 जाएगा तो भैया 36 बचेगा कि नहीं बचेगा? 36 बचेगा, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्विंग 36 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको पहले छोटा ब्रैकेट, तो यानी सबसे पहले भाग करते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 8 से जब भाग करेंगे 16 में, अब 2 घटाएंगे तो 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। अब 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा ना। गड़बड़ तो नहीं हो रहा? ध्यान से देख लो एक बार। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर 2 आया। 2 घटाएंगे तो कितना आया? 100 आया। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 100 में 2 से घटाएंगे तो 98 आएगा, है ना, 98 आएगा। 9 और 8 आएगा। अब 9 8 को, है ना, 9 8 को घटाना पड़ेगा, है ना। किससे कटेगा ये? हाँ, अब यहाँ पर देखो, इसकी सॉल्विंग एक बार हम फिर से करते हैं क्योंकि ये कहीं मिस्टेक हो गया है।
अब यहाँ पर इसकी सॉल्विंग फिर से करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर पहले ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 5, ये मैंने गड़बड़ कर दिया था, 20 कर दिया था, ये 9 आएगा ना, 5 और 9, 9 में 3 का भाग होगा तो ये 3 आएगा, केवल 3, और 3 जब आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये 9 आएगा, 9 में 3 का भाग हुआ 3 आया, 3 18, 18 3 कितना होता है, 18 3 होता है 21, 21 में 7 गया तो 14 बचेगा। अब 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते 98 होगा, यानी 7 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो प्यारे मित्रों ये सॉल्विंग इसकी आ जाएगी 14, आप सॉल्व करके देख लेना, और इधर वाला सॉल्विंग आएगा 98, जैसे ही भाग करेंगे बीच में भाग का निशान है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलो आगे अपना सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए स्क्रीन पर आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताओ रेनू की व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है, तो भाई 120% को फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आता है, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। अब ये बताओ अगर रेनू का व्यय उसकी बचत से इतना अधिक है, अगर इसकी ये बचत है, इसकी बचत है और इसका ये व्यय हो गया, अब इसके बाद इसकी आय भी होगी, आय भी होगी, तो तीनों में रेशियो निकाल लो पहले। तो ये बताओ अगर रेनू के व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है, मतलब अगर उसकी बचत 5 है और 5 में 6 जोड़ेंगे तो उसका व्यय कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि 120% अधिक है तो 5 में 6 जुड़ जाएगा। अब ये बताओ बचत और व्यय को अगर हम जोड़ देते हैं ना तो इनकम आ जाती है, क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है। तो भाई 11 और 5 कितना हो जाता है, 16, 16 इसकी इनकम आ जाएगी, तभी तो 5 बचत करता है तो 11 खर्च करता है। अब उसने कहा उसकी आय और व्यय में इतना परसेंट बढ़ता है, भाई आय में उसका 25% बढ़ जाता है, तो आय का 25% मतलब 16 का 125% निकाल दो डायरेक्ट, बटे में 100 आ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, यानी 4 पंचे 20, यानी इसकी इनकम 20 हो चुकी है, 25% बढ़ाएंगे तो, समझ गए, इनकम कितनी हो चुकी है, 20 हो गई है, अगर 25% इनकम बढ़ा देते हैं तो, ठीक है ना, 25% इनकम बढ़ाएंगे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 20। अब ये बताओ 30% वृद्धि हो रही है उसकी व्यय में, तो भैया व्यय 11 था, अगर 30% की वृद्धि होगी तो 130/100। अब यहाँ पर जब 0 से 0 कट जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 13, 11 तियाँ 33, 11 एकम 11 और 11 3 14, यानी 14.3 हो जाएगा इसका व्यय, ये हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये बताओ भैया अगर हम 20 रुपये में से 14.3 घटा देंगे तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, यानी 5.7 रुपये बचेंगे, घटाएंगे इन दोनों को तभी तो बचत आएगी। अब उसने परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज अगर पूछा है तो इसको कैसे करेंगे कि 5.7 की बचत की है और किससे की है भाई, 20 से की है, 20 से की है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, चेक कर लो एक बार। चेक करते हैं, क्या पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अच्छा बचत पूछा है यार, मैंने गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, बचत पूछा है उसने, अगर बचत पूछा है तो बचत के लिए देखो पहले 5 था, अब इस यहाँ पर जो है 14.3 हो गया है, तो भैया अगर हम बचत यहाँ पर कितनी है, व्यय 5.7, अब 5.7 ये वाली बचत आई है और 5 ये, तो कितनी वृद्धि हुई, 0.7 की वृद्धि हुई है, किससे हुई है, 5 से, परसेंटेज के लिए 100, और 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, और 20 सत्ते 140 होता है, और दशमलव से 0 हट जाएगा, 14% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14% आपका आंसर आएगा, यानी आपको ये इस बचत से, पहले वाली बचत से अब वाली बचत को कंपेयर करना है, पहले 5 बच रहा था, 5.7 बच रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कर लोगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न आया आपके सामने स्क्रीन पर, रहा 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त एचसीएफ यानी, और एचसीएफ और दिया है एलसीएम और एचसीएफ, यदि एक संख्या 324 है तो कुछ नहीं होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसी से करना है, यानी एलसीएम का मान रख दो और एचसीएफ का मान रख दो, पहली संख्या का मान यहाँ रख दो और दूसरी संख्या को एक्स मान लो, आंसर आ जाएगा। तो चलो इसी को करते हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एचसीएफ यानी 3564 लेना पड़ेगा,
और इसके बाद 81 लेना पड़ेगा, और इसमें हम पहली संख्या का डिवाइड कर देंगे 324 का। अब इसमें देखो, करो, इसमें 4 बार में कट रहा है ये, है ना, 4 बार में कट रहा है। 4 से इसको काट दो, 4 अठे 32, एक्स के अंकों का, है ना, 4 अठे 32, तो यहाँ पर कितना बचा, 3, 4 नहीं 36, और 4 एकम 4। अब एक्स के अंकों का योग पूछा है, तो देखो 8 9 8 17 और 1 18, तो इनके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्स का योग पूछा था ना प्यारे मित्रों, तो योग की इनके अंकों को जोड़ दो तो 18 आ रहे। अब इसके बाद हम छठवें सवाल की बात करें, तो छठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात की। देखिए, जब भी आपको 9 किलोमीटर की चाल दी जाए ना शांत जल में, तो ये शांत जल में दी गई है। शांत जल में हमेशा वो केवल अकेले की चाल होती है, उसमें स्ट्रीम की चाल नहीं होती है। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल है, स्ट्रीम की चाल तो हमको नहीं पता, यही हमको बताना है। अब ये बताओ, जब भी धारा की दिशा में जाएगी तो नाव धारा उसको मदद करेगी, तो 9 + s से जाएगी। टाइम तो उतना ही लग रहा है, मान लो टाइम t लग रहा है। इसके बाद दूसरी जो चाल है वो 21 किलोमीटर की दूरी को अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो 9 - s से जाएगी, और टाइम तब भी इसको t लग रहा है। उसने कहा दोनों स्थितियों में टाइम बराबर है। जब दोनों स्थितियों में टाइम बराबर है तो दोनों को बराबर कर दो। अब दोनों बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को सबसे पहले बराबर करूँगा। अब देखो, यहाँ पर ये 33 बटे में 9 + s हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग बराबर है ना, और इधर 21 9 - s हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर करेंगे बराबर इसके 21 बटे 9 - s। अब इसको काट दो, 3 से 7 बार में, 3 से 11 बार में। जैसे इधर गुणा करोगे ना, तो 11 ने 99 आ जाएगा, माइनस का 11 s आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसका गुणा करोगे तो 7 9 63 आ जाएगा, प्लस में 7 s आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना आप। अब इसको ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, सॉल्विंग कर लो। 63 इधर घटेगा 99 से, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में होगा। घटा दो, 6 9 में से 6 गया 3, बराबर इधर ये 7 11 के जुड़ेगा, 11 7 18 s होगा। 18 तो नहीं है 36, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। हो गया भाई, समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना, नाव को आपको एस बी को मान लेना है, नाव की चाल, और स्ट्रीम की चाल को एस मान लेना है। जब नाव धारा की दिशा में चलती है ना, तो बोर्ड और स्ट्रीम जुड़ जाती हैं, तो बोर्ड यानी नाव 9 + s हो जाएगा, जो कि कितने किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 33 की, टाइम उतना ही लग रहा है। इसके बाद 21 किलोमीटर की दूरी वो विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस हो जाएगी, 9 - s, जो कि टाइम उतना ही लग रहा है। तो दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि टाइम दोनों के बराबर है। तो आपको त्रिया गुणा करा के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल 7वें नंबर पे। ये रहा 7वां सवाल। अब 7वें सवाल में क्या पूछ रहा है, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाएं तो सभी औसत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भाई देखो, 7 8 का कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो बीच वाली संख्या होती है औसत, तो इसको 65 मान लो। अब अगली पिछली इसकी सम संख्या कितनी होगी, 64 होगी। इसकी पिछली सम संख्या कितनी होगी, 62 होगी। इसकी कितनी होगी, 60 होगी। इसकी अगली सम संख्या कितनी होगी, 66 होगी। और इसकी अगली सम संख्या कितनी, देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 हो गई, 3 और है। 66 के बाद कितनी होगी, 68 होगी। 68 के बाद कितनी होगी, 70 होगी। और 1 2 3 4 5 6 7, और 70 के बाद कौन सी होगी, 72 होगी। अब उसने पूछा है कि चार क्रमिक यदि 65 है, यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाएं तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। चलो, अब देखो, यहाँ पर हमने 72 मान लिया। 72 के बाद हम अगली, अब इसे 8 संख्याओं का ये, अब अगली 4 और शामिल की जा रही हैं। 72 के बाद कितना आएगा, 76 आएगा। 76 के बाद कितना आएगा, 78 आएगा। 78 के बाद कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 के बाद कितना आ जाएगा, 82। ये 4 क्रमिक सम संख्याएं और शामिल कर ली गई, तो सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। अब ये बताओ, 8 4 12, यानी इधर से अगर देखें तो 2 3 संख्याएं इधर से, ध्यान से देखना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इधर 60 होगा। ये देखो 3 संख्याएं, ये 4 संख्या इधर से छोड़ दो और 3 4 संख्याएं इधर से छोड़ दो। ये 5वीं संख्या, ये 5वीं संख्या। अब यहाँ पर 2 संख्याएं बच रही हैं तो इसको जोड़ दो। 8 ये हो गया और 7 6 13 138, 2 से डिवाइड करो, 2 छक्का 12, 2 नहीं 18, ये लो 69 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 69 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको करना है, इसे बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना x मानते रह जाओगे। ठीक है, पहले आपको बीच वाली 65 मान लेनी है, फिर पिछली सब संख्या लिख देनी है, अगली 8 जब हो जाए पूरी तो अगली 4 संख्या और लेनी है सम। इसके बाद इसमें से दोनों तरफ से सेम संख्याएं छोड़ दो, इधर से 5 इधर से 5, दो बीच की संख्याएं बचेगी। अगर एक बचेगी तो कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर होगा, लेकिन अगर 2 बच रही तो दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, उसका एवरेज निकाल दीजिए। ठीक है, 7वें के बाद हम 8वें सवाल में चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अगला सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पर, 8वां सवाल। 8वें में क्या पूछ रहा है कि भैया एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर और 5% शेष हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है तो उसके चावल जो बेचा था उसकी 15% के लाभ पर जो बेची गई उसकी मात्रा बताइए। तो देखिए हम यहाँ पर 15% के प्रॉफिट वाला चावल यहाँ रखते हैं, इसके बाद जो 5% की हानि पर बेची गई उसको यहाँ रखते हैं, ओवरऑल उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ रखते हैं। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इधर 15 में से 12 गया तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर 5 अगर घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? कितना? माइनस का 7 आएगा, क्योंकि हानि वाला है ना। माइनस का 7 आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। चलो ये माइनस हटा दो, 7 ही आएगा। अब यहाँ पर 7 और 3, लेकिन एक ही की इसमें क्वांटिटी उसने दी है ना कि 80 केजी चावल है, तो हमारे पास ये क्वांटिटी ही आती है जो नीचे आता है। तो ये 10 है, लेकिन क्वांटिटी हमारे हिसाब से 80 है। इससे कितने गुना ज़्यादा है? इससे 8 गुना ज़्यादा है। तो ये बताओ उसने जो उसने चावल की मात्रा जो 15% के लाभ पर बेची थी वो इससे कितने गुना ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? कुछ रुक जाइए यार, ये मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ पर माइनस का है ना, ये माइनस का 5 है ये वाला, क्योंकि हानि में बेच रहा है ना। तो जब हानि में बेच रहा है तो 12 5 17 हो जाएगा प्यारे मित्रों, समझ गए आप? 12 5 17 हो जाएगा, ये 17%। और इधर से जो आएगा, इधर से आएगा 3 ही। अब 17 3 को जोड़ोगे तो क्वांटिटी 20 आ रही है। इधर क्वांटिटी आपकी कितनी है दी गई है? 80 दी गई है। और क्वांटिटी आ कितनी रही है? क्वांटिटी आपकी 20 आ रही है। तो क्वांटिटी यहाँ से अगर कंपेयर करें तो इसका 4 गुना है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट में बेच रहा है वो 17 है क्वांटिटी, तो इससे 4 गुना ज़्यादा, अर्थात कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। 17 चौको 68, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे किया पता है ना? 15% का लाभ है तो प्लस में रहेगा, 5% की हानि है तो माइनस में रहेगा। अब बीच में ओवरऑल लाभ है, तो अगर 15 में 12 घटाते हैं 3 आएगा, लेकिन अगर हम 12 में से 5 घटाते हैं तो फिर यहाँ पर 17 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटी ही आई है, अगर क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो 20 आया, लेकिन क्वांटिटी है कितनी? 80, तो इससे कितने गुना ज़्यादा? 4 गुना। तो लाभ में बेची गई क्वांटिटी 17 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा, अर्थात 68 केजी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया होगा। आप बताइएगा अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला बताते हैं हम। जब तक चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 25 √2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन बताओ। तो भाई कुछ नहीं है, एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr/l, ये बराबर हो जाएगा 25√2 पाई। तो पाई से तो पाई कट गया। अब यहाँ पर तिरछी ऊंचाई तो हमें पता नहीं है ना। कह रहे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो भाई बताओ, अगर शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो यहाँ पर मतलब जो जहाँ पर h है वहाँ हम r रख सकते हैं। तो आयतन होता 1/3 πr²h। अब l का मान तो निकालो यहाँ से, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो l का मान कैसे निकलेगा? l का मान निकलेगा, देखो कैसे निकालते हैं, बताते हैं भाई। l का मान निकलता है √ में r² + h²। और जब दोनों आपस में बराबर ही हैं, जब दोनों आपस में बराबर ही हैं,
ये आधार की त्रिज्या यानी आर जो है एच के बराबर ही है, तो जहाँ एच है वहाँ आर रख सकते हैं। तो जब यहाँ आर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2r²। अब जब 2r² होगा एल का मान, तो ये आ जाएगा √2r, क्योंकि स्क्वायर बाहर आएगा ना तो आर बाहर आ जाएगा। तो एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, √2r रख सकते हैं। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, एल की वैल्यू आ चुकी है प्यारे मित्रों, एल की वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए अब एल की वैल्यू आपको पता हो गई, एल की वैल्यू आपको पता हो गई। तो एल की वैल्यू जब आपको पता हो गई तो हम यहाँ पर रख सकते हैं आर गुणे √2r, ये एल की वैल्यू है, बराबर किससे हो जाएगा 25√2, √2 से √2 कैंसिल, और एक आर का मान निकालेंगे तो आर इधर 25r² है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। और जब आर की वैल्यू 5 आ गई तो एच की वैल्यू भी सेम ही है, तो एच की वैल्यू भी 5 ही आएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्योंकि आगे बताना है। चलिए हो गया, हो गया भाई, हो गया। चलो अब यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आई 5, और एच की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका आयतन होगा 1/3, पाई की वैल्यू रख दो, कितना 22/7 या 3.14 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 22/7 दिया है तो रख दो 22/7, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 22/7। इसके बाद 1/3 पाई r² होता है, तो 5 का गुणे 5 गुणे h होता है, तो फिर से 5। अब कुछ नहीं है इसमें, देखो 5 पचम 25 पंचे 125 हो गया, 125 गुणे 22 कर लो, 125 गुणे 22 कर लो, और बटे में 7 21 कर दो। अब यहाँ पर हम इसको काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 बचा 6 18, छोड़ दो। अब यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करोगे, 7 पना 35, और यहाँ पर बचा कितना 6 7 7 7 9 7 कितना बचा, 7 पना 35, 7 6 42 होता है, लेकिन 7 पना 35 हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना 5 6 7 9 63 दशमलव, फिर इसके बाद हमारे पास कितना आ गया 7 9 63। तो यहाँ पर एक काम करो, पॉइंट तो यहाँ लगेगा ना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एक ही बार तो गया है। 7 9 63, यहाँ पर बचा 3, 7 चौक 28, इसके बाद 2, फिर छोड़ दो। अब 22 का गुणा करा दो, 2 चौक को 8, 2 नहीं 18 और की 8, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 पंचे 10 और 1 11। अब इसके बाद फिर से 2 का ही गुणा कराएंगे, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 8 8 16 की 6, 8 1 9 1 10 की 0, 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1। आंसर आएगा आपका 130.68। तो ऑप्शन नंबर ए ही में है, बस यही सही होगा। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हैं या इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, हम दोबारा समझा देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया है। तो भाई रमेश जो है वो सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश करता है। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया है, जिसने 8,000 का निवेश किया था। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर क्या है। तो भाई यहाँ पर रमेश हो गया, इसके बाद ये सुरेश हो गया, और ये अरुण हो गया। अब देखो तीनों की तुलना में, तो उसने कहा रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक यूज किया है। तो यहाँ पर अगर ये इसने 100 इन्वेस्ट किया है ना, अगर इसने 100 इन्वेस्ट किया है ना, ध्यान से समझना, अगर इसने 100 इन्वेस्ट किया है ना, क्या हुआ यार, रुकिए हाँ 1 मिनट। हाँ, अगर इसने जो है 100 इन्वेस्ट किया है ना, अगर इसने 100 इन्वेस्ट किया है तो ये 30% अधिक 130 करेगा। अब उसने कहा कि सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया है, तो ये इसका मतलब 140 करेगा। ठीक है, अब जिसने कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया था, ठीक है, कम निवेश किया है, कम जिसने कि 8,000 का निवेश किया था। रमेश और सुरेश की द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर कितना है। अब भैया 8,000 किसने निवेश किया था, उसने कहा ना सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। जिसने 8,000 का निवेश किया था, किसने भैया, अरुण ने, है ना। दूसरे वाले के लिए तो नहीं आया ये, इससे 80 गुना है, तो देख लेते हैं अगर दूसरे वाले के लिए आया होगा तो इससे 80 गुना है। तो अगर हम उसने पूछा सुरेश और रमेश के बीच अंतर तो 30 का है,
तो नहीं ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पर 14 से इसको हम डिवाइड करेंगे 8,000 को, अगर उसने 8,000 निवेश किया था तो 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है भाई? 70, हाँ 5 बार में काट दो इसे, 2 से 7 बार में और 2 से 4 बार में। ये लो, अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पना 35, 5 बचेगा, 7 सते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ऐसे ही आएगा कुछ। अब अगर हम इसमें 3 का गुणा करते हैं तो 3 गड़बड़ हो रहा है यार कुछ। चलो देखते हैं यार क्या मिस्टेक हुआ, क्या गलती कर दी यार हमने। सुरेश ने अरुण से, देखो यार इस लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही लगता है। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया है। रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया है और उसने कहा कि भैया तुलना में 40% कम निवेश किया सुरेश ने अरुण की तुलना में। अगर मान लो अरुण के पास x रुपए ने निवेश किया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले तोड़ लो। तो यहाँ पर अगर हम तोड़ते हैं तो 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना, ये आया। अब अगर यहाँ पर 40 ये जो है 5 निवेश करता है अरुण, तो इससे 2 कम ये 3 निवेश करता है। अब उसने कहा 30% अधिक निवेश करता है रमेश सुरेश की तुलना में। अब यहाँ पर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो। अगर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आने वाला है? 10। तो अगर सुरेश ने 10 निवेश किया है तो फिर इसने इससे 3 अधिक 13 निवेश किया है, तो ऊपर भी 13 हो जाएगा, है ना, और नीचे यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये रेशियो सही है। अब इस रेशियो को हम तुलना कंपेयर कराएं तो कितना बन जाएगा? 13 13 हम 169 बन जाएगा, और इधर करेंगे तो 30 बन जाएगा, इधर करेंगे तो ये 5 पचम 25 बन जाएगा। अब उसने कहा यदि अरुण ने जो है 8,000 निवेश किया है तो 8,000 में 25 का भाग कर दो, 25 तियाँ 75, 5 बच गया यहाँ पर, 5 25 दूनी 50, 320 आ गया 25 से भाग करने पर। उसने कहा ये बताओ कि रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर क्या है? 169 में 30 अगर घटाते हैं ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर 1, 139 में अगर हम गुणा कराते हैं 32 का, तब भी यार कुछ मिस्टेक ही आ रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या गलती कर रहे हैं हम। रुक जाओ यार, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ये हमने तो बना लिया है ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें कि इससे 30% अधिक करना है तो 13 अगर अधिक है, 13 में से 3 10 अधिक है, किससे अधिक है? 3 से अधिक है, तो कटेगा नहीं ना ये, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ये गलत मान रहे हैं हम। यहाँ पर 3 का अगर हम निकालें कितना? 130, 30% अधिक बटा 100, 2 0 0 कट जाएगा, 13 तियाँ 39, यानी 3.9 इसको करना है। अब अगर इसको 30% अधिक देखें तो भैया यहाँ पर 9.9 अधिक है, और किससे अधिक है? 3 से अधिक है परसेंटेज के लिए 100, 3 कट गया, 0.1 आया, 1 0 कट गया, तो इससे तो आ ही रहा यार। 0.9 आएगा ना, 30 आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कि भैया इसमें कितना अधिक है या कि नहीं, तो 5 में से अगर 3 जा रहे हैं तो 2 अधिक है 5 से, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, हाँ 40% आएगा, ठीक, अब सही है। अब उसने अगर 8,000 निवेश किया है तो हमारे हिसाब से इसको हम 8,000 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 1 कम 5, और यहाँ पर 3 पंचक्का 30, 16 आएगा, 1600 आ जाएगा। अब उसने कहा इन दोनों के बीच अंतर 0.9 का है ना, 0.9 गुणे 16,
16 नैया 144 होता है, 144 कर दो, एक अंक के 0.10 कट जाएगा, 1440 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो कैसे किया गया है, बहुत ही कठिन सवाल था थोड़ा सा, अगर ज़्यादा आप ऐसे लापरवाही करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले आपको 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़नी है। 40% की जैसे फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ोगे तो आपको पता है कि 3/5 आएगा, मतलब 2/5 आएगा। अगर ए ने 5 लगाया है तो सुरेश ने 3 लगाया है, उससे 2 कम लगाया है ना, 40% कम। अब आपको 3 का 130% निकालना है, तब 3.9 आएगा। इससे कितने परसेंट अधिक, 30% अधिक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि उसने अरुण की वैल्यू दे दी है तो 5 को 8000 में भाग करना है तो 1600 आ जाएगा। अब आपको रमेश और सुरेश में अंतर देखना है, 0.9 में 1600 का गुणा करा देना, उत्तर आ जाएगा 1440। ठीक है, क्लियर क्लियर है भाई, नहीं समझे? चलो एक बार हम समझा देते हैं, और क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था और बनाना थोड़ा सा, आपको एग्ज़ाम में गलतियां कर सकते हो, रेशियो मानने में तो मिस्टेक हो सकता है, एक्स मान के करोगे लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, रमेश है, यहाँ पर सुरेश है, यहाँ पर अरुण है, तो उसने 40%, देखो यहाँ से बनेगा, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम लगाया है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अगर अरुण ने 5 लगाया है, इससे 2 कम सुरेश लगाएगा तो 3 लगाएगा। अब सुरेश से 30% अधिक लगाया है, तो 3 का अगर हम 30% निकालना चाहें तो 3 का 30% ज़्यादा, 130 कर दो, डायरेक्ट निकल आएगा। 0 से 0 का 13 39, 3.9 आ जाएगा, क्योंकि नी से भाग होगा। अब यहाँ पर देखना, इन दोनों के बीच अंतर पूछा है तो 0.9 का अंतर है, लेकिन उसने कहा ना अरुण की निवेशित राशि 5 नहीं है, 8000 है। तो 8000 को अगर हम 5 से कंपेयर करें तो 5 से कंपेयर करने पर ये 1600 गुना ज़्यादा है। आप 5 से भाग करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार इसके डिफरेंट में 0.9 का अंतर ना होकर इससे 1600 गुना ज़्यादा, अर्थात कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग 10वें के बाद 11वें प्रश्न को देखते हैं, क्या पूछा गया था। 11वें प्रश्न को देखते हैं प्यारे मित्रों, ये रहा आपके सवाल। एक सपोर्ट बोल रहा हूँ, एक स्पोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है। अब यहाँ पर ये बताओ, यदि कोई ग्राहक 18,000 रुपये का मूल्य का खेल का सामान खरीदता है तो ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है, तो उसे ग्राहक को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। बहुत ही आसान है भाई, अगर कोई 18,000 की वस्तुओं का सामान खरीदता है, उसने कहा यदि वॉलेट से वो राशि भुगतान करे 2% अतिरिक्त मिलेगा, तो वॉलेट से ही करता है वो, तो 19% का डिस्काउंट तो पहले ही मिल गया। 19 का मतलब 100 में 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81, है ना, 81/100। इसके बाद 2% अतिरिक्त छूट देता है, मतलब 98/100। अब इसको तो सॉल्व भी कर लोगे मेरे मित्रों, 2 जीरो ख़त्म, अब 1 जीरो से 1 जीरो ये ख़त्म, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, है ना। अब देखो 9 9 एकम 9, 9 अठी 72, 729 गुणे 98, अभी बटे में 5, इसका जब गुणा कराएंगे और 5 से काटेंगे ना तो उत्तर आएगा 142 88.40। आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 11वें के बाद जो है 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया था। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि चार पक्षी हैं ABCD, एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं और वे 27, 30 और 45 और 60 मिनट में जंगल में एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वो प्रारंभिक बिंदु मिलेगा। सीधे एलसीएम निकाल दो, 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, एलसीएम निकालेंगे, काटो इसे, 3 9 27, 3 दाम 30, 15 तियाँ 45 और 3 दूनी 6, 20 आएगा। अब इसको आप 5 से काट सकते हैं, 9 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छको 20। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिकोण 9, 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा। फिर से 3 से काट सकते हैं तो 3 से फिर कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कामा 2 आ जाएगा, कामा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को उठा लो, देखो 3 पचे 15, 15 तियाँ 45 और 45 तियाँ 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, है ना। तो 135, 135 गुणे 4, 135 गुणा 4 ये आएगा किसमें, मिनट में, और हमको घंटे बनाना तो 60 से भाग कर दो। ये लो 60 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर 15 से, अगर 15 नहीं है, 15 7 115, 15 135, 15 नहीं 135 होता है ना, 15 नहीं है 135 ही तो होता है।
हाँ 15 नहीं 135 और 15 चौको 60, 4 से 4 खत्म तो 9 बच गया ना शेष, तो ये आ गया 9 घंटे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना इसका, 135 गुणे 4 आएगा। इसके बाद इसको आप घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देना क्योंकि ये मिनट में आएगा, तो 9 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, 9 मिनट बाद वो प्रारंभ बिंदु पर मिल जाएंगे। इसके बाद ये रहा प्रश्न आपका 13 नंबर। कह रहा है कि 12 व्यक्ति 20 मीटर गड्ढा 8 दिन में खोद सकते हैं, तो उसी चौड़ाई उसी गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। भाई 12 व्यक्ति हैं और 20 मीटर गड्ढा है, 8 दिन में खोद सकते हैं 12 आदमी। ठीक है, 8 दिन में खोद सकते हैं कितने मीटर गड्ढा, 20 मीटर। इसके बाद उसने कहा उसी चौड़ाई उसी गहराई का कितने आदमी 6 दिन में 30 मीटर खोद सकते हैं, ये आएगा। तो 6 पंचे 30, 5 चौको 20, 4 तियाँ 12 और 8 त्रिक 24। कितने दिन में खोद देंगे, 24 दिन में खोद देंगे। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सीधे जो मीटर में जो दिया है ना आपको गड्ढा जितने मीटर का, वो कार्य होता है वो हमेशा नीचे रहेगा। व्यक्ति और दिन का ऊपर गुणा कर दो, घंटे दिया हो तो अब भी ऊपर गुणा कर दो, लेकिन इसमें घंटे नहीं दिया तो 12 और 8 ऊपर कर दो, जो भी 20 मीटर उसको नीचे कर दो। इधर क्या एक्स आदमी नहीं पता, एक्स आदमी मान लो, और 6 दिन में खोद रहा है, 6 दिन मान लो, 30 मीटर जो गड्ढा खोद रहा है उसको नीचे रख दो और दोनों को नीचे नीचे काट लो और इसके बाद भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 24। क्लियर। अब इसके बाद हम कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि एक वस्तु 350 रुपये में खरीदी गई है और 500 रुपये में बेची गई है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ दशमलव के 2 स्थानों तक। तो भैया 350 रुपये में अगर खरीदी गई है तो ये सीपी हो गया, और इसके बाद वो जो है 500 रुपये में बेची जा रही है तो ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब ये बताओ इन दोनों का डिफरेंट कितना है, यानी सीपी से एसपी कितना ज़्यादा है। सीपी से एसपी 150 ज़्यादा है ना, 50 150 150 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। किससे, 350 से। परसेंटेज के लिए 100 करो, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ठीक है, अब इसका गुणा कराओगे 300 आ जाएगा, 150 दूनी और 7 से करेंगे भाग, तो 7 चौक 28 बचा यहाँ पर 2, 7 दूनी 14 दशमलव, फिर 6 बचा, 7 अठे 56 और 7 छंग 42.86 आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है। चलो, अगर ये कीर्ति है और ये राधा है, अगर कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है तो इसका मतलब है कि भैया अगर कीर्ति 1 है तो मतलब सॉरी, अगर कीर्ति 2 है तो ये आपका 1 है। आगे कह रहा है राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। तो राधा अगर 1 की स्पीड से 30 कार्य को करेगी ना तो वो 30 दिन में ही करेगी। तो यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर करती हैं तो यहाँ पर ये दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, 3 की स्पीड से करेंगी तो 3 से कट जाएगा, तो 10 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। 10 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा, समझे। मतलब कह रहा है कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है, तो कीर्ति को 2 मान लो, राधा को 1 मान लो, तो आधी हो गई ना इससे। अब ये बताओ अगर कोई अकेले ये 30 दिन में कर रही है तो हमेशा कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो क्षमता इसकी 1 है, समय 30 है, तो दोनों गुणा करेंगे तो कार्य आ जाएगा टोटल। अब उसने कहा कीर्ति और राधा मिलकर करें तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। 3 की स्पीड से अगर 30 कार्य को किया जाएगा तो कितने दिन लगेंगे, 3 का भाग करके 10 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं जीडी में, और ऐसे सवाल छोड़ के लोग आ जाते हैं, कहेंगे पेपर कठिन आया था। पेपर कठिन वठिन कुछ नहीं आता है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपका भी पेपर ही ऐसे ही आएगा और इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा। और 100% मैं दिखाऊंगा इस बार जो पेपर आएगा 20 के 20 सवाल आपके एग्जाम के, कि देखो ऐसे ही सवाल पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे। इसलिए मेहनत करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, 100 to 100% आप पास हो जाओगे। चलिए इसके बाद हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको देख लेते हैं कैसे करना है। देखो ये पास और परसेंटेज का सवाल है, पास फेल वाले का रूल है ये। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं।
अब 35% अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? अगर भाई अगर 145 अंक मिले हैं और 23 अंक से फेल हो गई तो 23 अंक और जोड़ दो। तो 5 3 8 4 2 6 और 1, यानी 35% की वैल्यू आपको 168 दे रखी है, तभी पास होगी। अब आपको पूर्णांक तो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 168 बटे में 35 गुणे में 100, ये निकाल लो। तो 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया, 5 सते 35। अब 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा 2, और 7 चौक 28, और 24 दूनी 48, 48 ये आ गया, एक जीरो है। तो 480 नंबर का पूर्णांक था। किसके था? 480 नंबर का। यानी 23 नंबर जोड़ोगे तो 168 आएगा। 168 35% के बराबर है, क्योंकि पास मार्किंग भी 23 अंक कम आए थे, उसको जोड़ दो, और 35% पास मार्किंग है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। चाहे 168 नंबर ले आइए, चाहे 35% ले आइए, दोनों बराबर बात है। तो 35% किसके बराबर? 168 के। तो पूर्णांक तो 100% होता है ना हमेशा। तो 100% का मान निकाल लो, 35 से भाग हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, आराम से 480 पूर्णांक आ जाएगा। 480 में से 168 अंक लाने पर आप पास हो जाओगे, समझे? चलिए, हो गया। अब इसके बाद आपका 17 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली है, और तुरंत ही वह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6/1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। तो बताओ लाभ में क्या हुआ? तो भाई ये बताओ, 4% की दर से अगर 3 वर्ष के लिए अगर लिया जाएगा कोई ब्याज, कोई मूलधन, तो 12% यहाँ से ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर 6/1/4%, 6×4 = 25, और अगर 25/4% की दर से 3 वर्षों के लिए किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, तो यहाँ से कितना बनेगा? यहाँ से बनेगा 25 × 75, 75/4, इतना बनेगा। अब इन दोनों में जितना भी अंतर आएगा ना, वही तो प्रॉफिट होगा हमारा। तो चलिए निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 75/4 में से 12 घटाएंगे, तो 12 चौक 48, 75 में से 48 घटा दो, तो जब घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 27/4% का फ़ायदा हो रहा है। घटा दिया अगर 75/4 में 12 को। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। 27/4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो किसका प्रॉफिट होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा 50,000 का। तो 50,000 का जो है हम कितना निकाल देंगे? 1 मिनट रुकना, ट्रेन आ रही है। हाँ, कि अब इसका 27/4 निकाल दो, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई। अब 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 4 एकम 4, यहाँ पर बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा 2, 4 पंचे 20, 125 × 27 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 7 पना 35 की 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, और इसके बाद 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। जैसे इसको आप जोड़ोगे ना, तो आप यहाँ पर चेक कर लो, है ना। 5 यहाँ पर ये आएगा भाई, और यहाँ पर 7 आएगा, 8 8 5 13 की 3 आएगा, 2 1 3 आएगा। इतना तो टोटल ब्याज मिल रहा है आपको, 3375। अब 3375 में आपको देखना ये है कि कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है उसको, यही तो देखना है। तो बस कर लेते हैं। देखो फिर से एक बार मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर 5,000, देखो 50,000 की धनराशि 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, तो 12% ब्याज लगेगा। देना किसको है? उसको देना कितना है ये देखो, इसका 12% ब्याज देना भी तो है। यहाँ पर 0 0 काट दो, और 12 पंचे 60, यानी यहाँ पर आया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ब्याज देना है है ना। 6,000 रुपये ब्याज देना भी है 3 वर्षों में। लेकिन अगर वो अन्य व्यक्ति को वो राशि 6/24 के हिसाब से 3 दिया, 25 दिया 75/4, तो 75, अब उसी राशि को 75/4, 50,000 से कितना ब्याज मिल जाएगा? 50,000 से कितना ब्याज मिल जाएगा ये चेक करो। तो 6,000 तो यहाँ ब्याज मिल गया। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 50,000 का 6×24 25/4 के हिसाब से, 4 के हिसाब से परसेंट, यहाँ 2 जीरो और आएंगे, है ना। आप 2 जीरो को आएंगे, 25/4, 125 करो ना इसे, 100 में जोड़ो इसे भाई, 100 में जोड़ो ना, 100 में जोड़ो। ब्याज तो उतने निकाला, 100 क्यों जोड़े हम?
अब यहाँ पर 25/4% इसका निकाल दो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, परसेंटेज हटा तो नीचे जीरो आएगा, है ना, जीरो आएंगे दो। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये दो जीरो जो है कट जाएंगे, इससे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना आएगा, अरे यार 3 का गुणा भी तो करो, 3 का गुणा कर दो इसमें, 4 एकम 4, यहाँ पर बचा कितना, 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 गुणे 25, 25 पंचे 125, हासिल आया 11, 25 दूनी 50, 50 11 कितना होता है, 25 दूनी 25 पंचे 125, हासिल आया 12 आया यार, हासिल 12 आएगा। 25 दूनी 50 और 12 कितना हो, 50 60 और 2 62, यहाँ पर आया 2, हासिल आया 6, 25 एकम 25, 25 6 31, है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई भी हो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3 और 3 त्रिकोण 9, यानी 9375 मिला है। अब 9375 में 6000 घटाना भी तो है, 6000 घटाना भी तो है, तो यार यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा प्रतिवर्ष पूछ रहा है, चलो 6000 घटा दो, तो यहाँ पर जो है 9375 में जब 6000 घटाएंगे ना तो 3375 बचेगा। अब प्रतिवर्ष पूछ रहा है तो इसमें 3 साल का, 3 का भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1125 जो है 1 साल में मिलेगा। देखो 3375 जो मिल रहा है वो आपको 3 साल में मिल रहा है, तो 1 साल का पूछा है तो 3 से भाग भी करना है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा था। आप 3 से भाग भी करेंगे, तो मैंने बेसिक भी लगा के बता दिया आपको, और आपको अगर बेसिक नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको अभी बताया है, कि डायरेक्ट करने के लिए आपको सीधे ये दर को समय में गुणा कर दो, इधर से 12% मिलेगा और इधर से 6 चौक 25, 25/4 को 3 में गिरा कराएंगे तो 75/4 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंट जो भी आएगा 27/4 वही आपका प्रॉफिट होता है, वो 3 साल का होगा, लेकिन आपको 1 साल का चाहिए तो 1/3 का भाग भी कर देना, 3 9 27, यानी 9/4% अगर निकालेंगे 50,000 का तो 1125 ही आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं, ये रहा आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अपने हम से करना ऐसे ही अगर आपको बन जाए तो, ठीक है, चलो कर लो स्क्रीनशॉट, क्लियर है भाई। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा है 18। 18 में क्या पूछ रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष प्राप्त मिश्र धन इतना है, 8 वर्ष में इतना है। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले से दोगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही 7 वर्ष में क्या होगा। कुछ नहीं है इसमें, देखो 3 वर्ष में इतना है, 8 वर्ष में इतना है, तो दोनों समय में कितने का अंतर है, 5 का। और इधर अगर हम 9,000 ध्यान से देखना, 9,960 में 7,485 घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 16 में यहाँ से 5 आया और यहाँ पर बचा 4, 14 में से 8 गया, 8 6 14, यहाँ 6 आएगा, 8 में से 4 गया, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और 9 में से 7 गया 2 आएगा, यानी ये 5 किसके बराबर आएगा, 2465 के बराबर आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 चौको 20, 4 बचा, 5 9 45 और 5 3 15, ये आ जाएगा 1 साल का। और हमको निकालना कितने का है, 3 साल का, 3 का गुणा कर दो, 3 त्रिको 9, 3 9 27 के 7, 3 चौको 12 2 14, 1479 रुपये आपका क्या आ जाएगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा। तो मूलधन निकाल सकते हैं आप, मूलधन निकाल सकते हैं, तो मूलधन निकाल लीजिए। 1479 घटाना है आपको, तो 1479 हम इसमें घटा के करा देते हैं, किसमें, 7,485 में कितना, 1479 घटा देना है। तो यहाँ पर 15 में से 9 गया 7, है ना, 9 7 9 7 16 होता है। 15 में से तो 9 गया तो कितना बचेगा, 9, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा ना, 9 6 15, हाँ तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 6 ले लो, और यहाँ पर 7 में 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 6,006 रुपये प्रिंसिपल होगा। अब ब्याज निकालना है, तो 1479/6006 गुणे 100, दर निकाल लो, ये दर आएगी, क्या कटेगा भाई, ये चेक करो कहीं गलत तो नहीं हो गया, हाँ एक बार फिर से करें क्या, क्योंकि कटेगा तो है नहीं। चलो यार चेक करते हैं, सवाल बड़ा है, मिस्टेक होगा कहीं। देखो 5 और 5 ही का अंतर है यार, 8 5 में मिश्रधन ए भी है, मिश्रधन ए भी है। अगर हम यहाँ पर 9,000
चेक करते हैं। 9,960 में 7485 माइनस करते हैं। 10 5 आया यहाँ, यहाँ पर 5 बचा, 15 में से 8 गया, 7 आया, 8 7 15, यहाँ पर 8 में से 4 गया, 4 आया, और यहाँ पर 9 में से 7 गया, 2 आया। 2475 आएगा यार, 65 लिख रहे थे हम, तो 2475 आएगा ये। अब 2475 ये 5 साल का है। अब 2475 5 से घाव करो, 5 चौको 20 और 5 9 45, और यहाँ पर बचा 2, 5 5 25, 495 1 साल का आ जाएगा। 3 साल का कितना होगा? 3 5 15, 3 9 27 की 7, 3 9 27 1, 28 की 8, 3 चौको 12 2 14, 1485 आ जाएगा। 1485 आपका क्या आया है? ये आया है आपका 3 साल का ब्याज। 1485 निकाल दिया मैंने। कैसे निकालो पता ना, दोनों का अंतर करके। अब 1485 आप 7,000 7485 में घटा देंगे, तो 1485 जैसे इससे घटाएंगे ना, तो यह 0 आया, 8 0 आया, 0 आया, 6,000 आ जाएगा। अब 6,000 आ गया मेरा प्रिंसिपल। अब 1485 को करना है ऊपर, ये तो 3 साल का है, 1 साल का तो हम करेंगे ना भाग। अब यहाँ करना है 6,000, अब ये हो जाएगा 100। 3 साल का है, 3 का करेंगे भाग, 2 0 ये कट जाएगा। 3 से करेंगे भाग, 3 जो को 12, 2 बचा है ना, 3 चौको 12, 2 बचा, 28, 3 9 27 और 3 5 15। अब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड कर दो। 12 चौको 48 नहीं कटेगा ना, 12 से 3 से ही कटेगा, या 15 से कटेगा। 15 तियाँ 45, हाँ 15 तियाँ 45, 4 बचा, फिर 15 तियाँ 45 और 15 चौको 60, 33/4% की दर आ जाएगी। ठीक है, भाग करने पर। चलो अब 33/4% आ गई, मैंने आपको समझाया कैसे आया दर। अब अगर 1 साल के ब्याज लेते 3 का भाग नहीं करना पड़ता, तो 33/4 आ जाएगा। अब इसका दोगुना करना है, कह रहा है दोगुनी दर से, 2 दूनी 4, 33/2% की दर आएगी। अब 33/2% की दर से प्रिंसिपल वैल्यू जो 6,000 आई थी, उसका 7 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना, 6,000 का 33/2% कितने साल के लिए? 7 वर्ष के लिए। 2 से डिवाइड करो, 2 तिहाई 6, 3,000 ये आया। अब इसके बाद 7 1 कम, 7 3 21 की 1, या आप गुणा करा देंगे, ज़्यादा सही है। कैसे? 33 ये आया। अब 33 में देखना, 33 गुणा 7 आया। अब 33 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, 3 3 9, तो 9 9 डबल 000 गुणे 7। अब इसका गुणा करा दो यहाँ पर, 7 9 63 की 3, 7 9 63। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे यार, ब्याज नहीं मिश्र धन चाहिए। चलो तो फिर कर लेंगे ना मिश्र धन, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 9 63 बटे में 100 भी तो आएगा, 100 तो दीजिए हटा देंगे हम, तो 7 9 63, 7 9 63 और 6 कितना हुआ? 63 6 69, 79 या 69 हो जाएगा। यानी एक जीरो और लगा दो, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे। 6,930 रुपये आपका क्या होगा? ब्याज होगा। तो चलो हमारे पास ब्याज आ गया 6,930। अब 6,000 टोटल क्या था हमारे पास? पहले प्रिंसिपल था, तो यहाँ पर 6 6 12,930 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 6,930 ब्याज आया है। ये लो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए 18 के बाद 19 नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक समझा दिया पूरा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज यानी एसआई 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि उसी अवधि के लिए 4 वर्ष प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया है। तो कुछ नहीं, देखो एसआई हमेशा बराबर होता है, इसलिए 5 को 2% की दर से 10% आएगा। और अगर हम सीआई की बात करें तो 4 + 4 2 साल के लिए, और प्लस में 4 × 4/100 लगा देंगे, ये आपका सीआई है। तो यहाँ पर 4 4 8 और 4 चौको 16, 2 पंगे दशमलव, यानी 8.16% यहाँ से मिलेगा। अब इन दोनों का अंतर देखना है, वही दिया है ना, देखो दिया ना, साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज दर से इतना अधिक है, तो यहाँ पर इतना अधिक है। तो भाई अब हम 10 इससे घटाएंगे तभी तो आएगा हमारा।
घटा दो 10। तो यहाँ पर 10 में से कितना घटाना है, 8.16 घटाना है, 0.00। 10 में से 4 गया, 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, 184, यानी 18 दशमलव मतलब 1.84 बच जाएगा, ठीक है, घटाने पर इन दोनों को। तो 1.84% का अंतर है। तो 1.84 का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो 184 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर दशमलव हटाएं, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 184 कट जाएगा, और परसेंटेज में है तो 2 जीरो और इधर लगेंगे, और 2 जीरो इधर, ये वाले इधर जब जाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी आपका उत्तर आएगा 10,000। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी पहले SI आएगा 10% और CI आएगा 8.16, दोनों का अंतर आएगा 1.84%। तो आप 184 बराबर करेंगे तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 19 नंबर हो गया। ये रहा आपका 20 नंबर। 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं हैं, वुमेन हैं, 15 दिन में कर सकती हैं, और उसी कार्य को अगर वो करें 15 पुरुष करें तो पुरुष उनको 5 दिन में कर देते हैं। तो 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया है। चलो मान देते हैं। तो यहाँ पर पहले रेशियो निकाल लो, 15 से 15 कट जाएंगे। अब इसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर W बटे पुरुष देखें तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2 भाग में जाएगा, है ना, PI 1/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि महिला एक काम करेगी तो पुरुष 2 काम करेगा, बस इतना जान लो, है ना। अब आगे उसने कहा है 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया है, तो 10 वुमेन ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक किया, 3 दिन तक किया। इसके बाद 5 महिलाओं के स्थान पर, यानी अगर एक महिला 2 पुरुषों के बराबर है तो 5 महिलाओं के स्थान पर कितने पुरुष लगाने पड़ेंगे, 5 दूनी 10 पुरुष लगाने पड़ेंगे। तो 10 पुरुष और लगाने पड़ जाएंगे। 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों के लिया गया है, तो 5 तो महिला लगी रही, 10 पुरुष लगे रहे, तो 5 महिला और 10 पुरुष, 5 महिला और 10 पुरुष, है ना, प्लस अब यहाँ पर 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को लगा दिया गया, 5 पुरुषों को लगा दिया गया। तो 5 पुरुषों को लगाया गया तो यहाँ पर 10 आएगा, गुणे काम में कितना लगा दिया गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। वुमेन की जगह 1 रख दो, 10 से 10 तो कट ही जाए। तो पहले तो उसको कितने दिन लग रहे थे, 15 दिन में पूरा कर सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 से 3 तो ये कट जाएगा, 10 से 10 ये एक, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है 10 दिन की जगह पर, है ना। तो अब कितने दिन लग रहे हैं, 11 दिन लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही है, B सही है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर ये कह रहा है कि 15, 9, 92, 50 की धनराशि ABCD इस प्रकार बांटी जाती है कि AB का हिस्सा इतना, BC का इतना, CD कितना, तो D का इतना, तो अनुपात A का हिस्सा क्या है। कुछ नहीं भाई, यहाँ पर AB मान लो, फिर इसने कहा क्या, AB हो गया, फिर BC हो जाएगा, B और C मान लो, फिर इसकी BC हो गया तो इसके बाद CD हो जाएगा, C और D मान लो, ये हमने सब मान लिया। तो AB कितना है, AB है 1:3, BC कितना है, BC है 2:5, CD कितना है, CD है 2:3। अब कुछ नहीं करना है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा, पहले सीधे गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 कम 4, रेशियो ऐसे गुणा करो, ऐसे करके, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, नीचे 1 छोड़ो, ऐसे गुणा करो, 5 तिया 15 दूनी 30। अब सीधे गुणा कर दो, 5 तिया 15 तिया 45। ये आ गया सभी ABCD का रेशियो। अब आपको क्या करना है, A का हिस्सा बताना। पहले सबको जोड़ दो, तो 5 2 7 4 11 की 1 आया, 5 2 7 4 11 की 1 आया, 4 3 7 1 8 1 9, 91 आ गया, और एक 0 है, नहीं 91 ही आएगा, 91 आ गया। अब उसने बताना 91 का भाग करना है किसमें, 159 250 में, 159 250 में।
और इसके बाद गुणा करना है ए वाला यानी 4 का मल्टीप्लाई करना है। 91 से काटो, 91 एकम 91 और यहाँ पर 9 बच गया, 9 और 9 59 59 60 और एक 68 168 मतलब 68 बच गया, 68 और 2 इधर से ले लिया तो 682 हो गया। 682 में फिर भाग करना है, तो आप भाग कर लीजिएगा इसमें 91 का और 4 से गुणा करा दीजिएगा, आंसर आपका पहला वाला ही आ जाएगा। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसे। क्लियर। अब इसके बाद 21 के बाद हम देखते हैं 22 नंबर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो 22 नंबर हम आपको होमवर्क दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लो और इसको आपको सॉल्व करना है, इतना कठिन नहीं है। अब आपको भी कोई सवाल करना बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करके आंसर आपको 7/12 लाना है। ये क्योंकि बोर्ड माउस का है, मैंने बहुत सारे बताए हैं। अब एक तो होमवर्क करो आप, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये रहा 23 में कह रहा है एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों और औसत आयु 16 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों लड़कियों की औसत आयु का अनुपात इतना है, तो भैया यहाँ पर अगर हम देखें तो औसत भाग ले रहे इनकी ये है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसी लड़कों की है, तो लड़कों का पहले दिया तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 13 तिया 39 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5, तो 9 9 2 11 3 3 6 1 7 71/5, 5 से 14 बार में कट जाएगा और 5 से 2 बार में 14.2 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया ना, क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना, क्लियर हो गया। एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो भाई विकर्ण की लंबाई दी है ना, तो विकर्ण सीधे विकर्ण ही होगा, सीधे यहाँ पर रखो। देखो यहाँ पर √2a होता है विकर्ण, और ये किसके बराबर है, 16 के। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा भाई, विकर्ण की लंबाई इतनी है 16, और चलो a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना आएगा, 16√2। अब यहाँ पर √2 का गुणा √2 का भाग कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√2। अब 8√2 का जब करेंगे ना, क्षेत्रफल निकालना है विकर्ण, तो किसका वर्ग का, तो इसका करें 88 64 हो जाएगा, और इसका जब 2 का स्क्वायर 2 खुलेगा तो ये आएगा 64 दूनी कितना होता है 128। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भाई विकर्ण के बराबर कर दो, √2a के बराबर 16, और a की वैल्यू निकाल लो 16/√2, √2 का गुणा √2 का भाग करो तो 8√2 आ जाएगा। 8√2 को आपका स्क्वायर करना है, क्योंकि ये वर्ग का भुजा हो गई, भुजा का स्क्वायर करो 88 64 और 2 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा, 2 का रूट हट जाएगा तो 128 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद 24 के बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये है 25 नंबर। अब इसको तो आप कर ही लो। कह रहे हैं एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है, और धारा विपरीत दिशा में चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पर अगर 12 किलोमीटर की दूरी चलती है तो 30 मिनट का समय ले रही, तो बोर्ड प्लस स्ट्रीम, क्योंकि ये धारा की दिशा में चल रही, आधा घंटे का समय ले रही, मतलब 1/2। अब इसके बाद अगर यही दूरी 12 किलोमीटर की दूरी विपरीत से चलेगी, तो ये बोर्ड माइनस स्ट्रीम से चलेगी, और कितने घंटे, 36 मिनट लग रहा है, तो 36 मिनट का मतलब क्या है, इसको घंटे में चेंज करो। तो यहाँ पर 36 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 12 3 36 और 12 5 60, 3/5 आ जाएगा, है ना। तो 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 चौको 12, और ये 4 का इधर गुणा होगा, 4 पंचे 20, यानी बोर्ड माइनस स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ से अगर 2 का इधर गुणा होगा तो बोर्ड प्लस स्ट्रीम कितना आ जाएगा आपके पास, 12 दूनी 24 आ जाएगा। अब आपको किसकी चाल बतानी है, शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो नाव की चाल मतलब बोर्ड की चाल, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो स्ट्रीम स्ट्रीम कट जाएगा, और 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44, और 44 का जब बोर्ड 2 बार है तो 2 आएगा नीचे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था और ये क्लियर हो गया, और ये सारे 25 सवाल मैंने करवा दिए हैं। और अब अगला प्रैक्टिस सेट कल होगा, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। और ये प्रैक्टिस सेट आपको पूरे 20 में 20 क्वेश्चन करवाएंगे। एसएससी जीडी में जो है आप पूरे 40 मार्क्स इससे ला सकते हैं, अगर इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।